हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं मार्च 2024 का गाइस, जिसमें हम विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन पे डिस्कस करेंगे। गाइस, जैसे कि हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक अब शुरू हो गए हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट 1 बना दिया गया है, जिसमें 2 टॉपिक्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले साल की पूरी ही प्लेलिस्ट गाइस बनी हुई है मंथली वाइज, तो आप चेक कर सकते हैं। जो भी बच्चे 2024 का प्रीलिम दे रहे हैं और इस वक्त करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट मोड कि हम ना वीडियो लेक्चर से ही रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आप कितना पढ़ोगे, बेस्ट है कि आप सुनते जाओ और देखते जाओ कैसे कैसे क्या समझाया जा रहा है। दूसरा, जो बच्चे 2025 में देने वाले हैं, एस्पायर कर रहे हैं और वो एक साल पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा, उनको एक तरीका मिल जाएगा, एक रोड मैप पता चल जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे भी गाइस आते हैं, उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि मैम हम अप्रोच कैसे करें करंट अफेयर्स को, तो सारा कुछ बताया जा रहा है। कि मैं तो हमेशा आपको कहती हूँ इंटीग्रेटेड स्टडी करिए आप, जिसमें आपको सोचना ही नहीं है कि आप ना प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को अलग लो ही मत। आप लो कि ये पूरा एक आपकी प्रिपरेशन का मोड, हर चीज़ को समझने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ, मेंस का आंसर लिखने की बात आए तो लिख भी पाओ, और इंटरव्यू में बात भी कर पाओ उस बात पे, विषय पर या उस सब्जेक्ट पे। तो जो अब हम तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत आपने सुना होगा, क्योंकि अभी कई जगह पर इलेक्शन चल रहे हैं। जैसे देखो, कल 19 है तो कल चेन्नई में वोटिंग है, दिल्ली में वोटिंग है 25 मई की। तो ऐसे ही यहाँ बहुत सारी ऐसी इलेक्शंस के बारे में हमने बहुत सारी बातें इस साल से सुनते ही आ रहे हैं। अब देखो, ये न्यूज़ में ये भी रहा, एक हाई लेवल कमेटी बैठी, उसने अपॉइंट करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्वे ट्रिप की रिपोर्ट करी प्रेसिडेंट को, और बोला वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि एक हम भारत देश है, एक नेशन है, तो एक ही इलेक्शन होना चाहिए। यानी कि बेसिकली दे आर प्रोपाउंडिंग अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस ओनली। अब एक्सपर्ट्स ने क्या बोला, देखो एक्सपर्ट जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस होना चाहिए, तो एक्सपर्ट बॉडीज का कहना है, इसमें से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट 1999 में आई, वहां पर भी ये बात आई। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, उसने भी ये बात रखी। पार्लियामेंट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने रिपोर्ट 2015 में ही डाली थी कि ऐसा जरूर होना चाहिए। एक वर्किंग पेपर है नीति आयोग का 2017 से आया है, उसमें भी ये बात आई कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये कमिटीज ऐसा क्यों कह रही हैं, और ये कितना वैलिड पॉइंट है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब देखो, इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, मेंस पे लिखने को भी आ सकता है, तो आप लिख भी पाओ। ऑप्शंस में आए तो भी आपके पास सिलेक्शन हो कि भाई इतना ऑप्ट करना है इसमें। अब इंटरव्यू के समय पर अगर आपके कोई डिस्कशन कर रहा है, कोई पैनल बोर्ड अगर आपसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे ही बातचीत कर रहा है, तो वो बातचीत करने के लिए भी आपके टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो इसी से आपको मिलेगा रेफरेंस वो सारी चीज़ों का। अभी कह रहे हैं मोर ऑन द न्यूज़, अगर हम देखें तो कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसको हेड किया था। 2023 में स्टैब्लिश की गई थी ताकि हम ये कॉन्सेप्ट जान पाए वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में, ONOE। तो कमेटी ने एडवोकेट करा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और लोकल बॉडीज में होने चाहिए, ऐसी बात निकल कर आई। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। देखो, आप बेसिकली समझ लो कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक तरह का एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप चाहते हो कि सिंक्रोनाइज में आपके लोकसभा के इलेक्शंस हों, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हों, राइट, और आपके जितने भी म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं वो भी हों। मतलब इस तरह से अगर आप बात कर रहे हो, तो इस तरह से इसमें चलने का यहाँ पर बात कह रहा है कि ऐसा हो। अब यहाँ ये कह रहा है कि पर्टिकुलर यहाँ पर क्या है कि सर दैट वोटर्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट ऑन द सेम डे। सभी जो वोटर्स हैं होते हैं, मतलब कि आप ये समझ लो कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस का प्रोविजन है, तो जो आपके लोकसभा के इलेक्शंस हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, पंचायत के इलेक्शन है, ये एक ही बारी में होंगे, ये एक साथ होंगे। अभी हम देखते हैं ना, अलग अलग सालों में होते हैं, कभी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, कभी विधानसभा का अलग से हो रहा है, कभी MCD के इलेक्शन अलग हो रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन अलग हो रहे हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो ये है कि सिंक्रोनाइज हो, मतलब एक साथ हो, टू मेक इट हैपन समथिंग वंस इन अ वे। तो वो यहाँ पर बात कह रहा है, साइमल्टेनियस इलेक्शन डू नॉट मीन द वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शन नीड्स टू हैपन अ सिंगल डे। इसका ये भी मतलब नहीं है। कई लोग इसका ये मतलब निकाल लेते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये मतलब है कि एक ही दिन में सारे के सारे वोट पड़ जाएं, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का सिर्फ इतना मतलब है कि सिंक्रोनाइज इलेक्शंस हो लोकसभा के, स्टेट असेंबली के,
म्यूनिसिपैलिटीज़ के और पंचायत के, इन सभी के सिंक्रोनाइज वे में हो। ठीक है। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जब बात आती है तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें इसकी नीड समझना चाहिए कि हमारे देश में क्या इसकी ज़रूरत है, क्या ऐसा हो जाएगा तो इसके कुछ बेनिफिट एडवांटेजेस हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इकोनॉमिकली। इससे फिनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट का कम हो जाएगा। ठीक है। और इससे क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर है अलग अलग क्या होते हैं, देखो इंटरमिटेंट इलेक्शंस हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, वो सारे के सारे मतलब बेसिकली कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये कहने का मतलब है फाइनेंशियल बर्डन हमारे देश पे कम पड़ेगा। क्योंकि जब आप कंडक्ट करते हो ना 3 टियर गवर्नमेंट के इलेक्शंस को, इससे क्या होता है, डिसरप्शन भी आती है सप्लाई चेन्स में। टुगेदर वुड अवॉइड अ डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन। अगर हम एक साथ कर लेंगे तो सप्लाई चेन का डिसरप्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन साइकिल का डिसरप्शन कम हो जाएगा, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनको अपना वोट कास्ट करने के लिए कहीं पे एब्सेंट नहीं होना पड़ेगा। बहुत असर पड़ता है। मान लो यूपी में इलेक्शन है, वर्कर काम कर रहा है दिल्ली में, मुंबई में, फिर भाग के जाएगा वो इलेक्शन के समय पे, माइग्रेंट है क्योंकि वो। तो ये सब की दिक्कतें खत्म होंगी। फिर ये कह रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस प्रिवेंट पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू फ्रिक्वेंट मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो एमसीसी आचार संहिता लगने पर बहुत सारे पॉलिसी पैरालिसिस हो जाते हैं। अब देखो समस्या ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिसी पैरालिसिस क्या होता है ना, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। पॉलिसी पैरालिसिस गाइस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लॉज एंड रिफॉर्म्स को पास नहीं किया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट का उस पर इवेलुएशन नहीं है, या आप कह लो कि कंसेंसस नहीं है। तो इसकी वजह से अब देखो पॉलिसी पैरालिसिस होने से क्या होगा, किसी भी कंट्री की ग्रोथ पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कह रहा कि जैसे देखो हम, आपको याद है 1991 से पहले एंट्री बैरियर्स बड़े ज़्यादा थे, न्यू बिजनेसेस को आने में कितनी दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे ही 1991 के बाद आया इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस हर्ट द ग्रोथ मोर द पॉलिसी पैरालिसिस, ऐसा भी होता है। तो पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब आप ध्यान से ये समझ लो कि कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लॉज एंड रिफॉर्म्स पास नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर कमिट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पा रही है, उसी को पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, बात समझ गया। अब क्या होता है कि जब बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तो आप अपनी पॉलिसी आप बना ही नहीं सकते, बना सकते हो तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाओगे। तो उससे क्या होता है कि बार बार जगह जगह पे एमसीसी लगेगा, आपको कई सारी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा और अल्टीमेटली आप वेलफेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या आएगी। फिर क्या होता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने से, फिर क्या होगा अगर आप कराते हो तो उसका नीड इसलिए है फोकस ऑन गवर्नेंस। कह रहे देखो जब इलेक्टोरल कैलेंडर सिंक्रोनाइज होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर टाइम, गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, पब्लिक सर्विसेज सिटीजन्स को पहुंच पाए, हिंडर ना आए, उसमें कुछ ऐसी समस्या ना आए, बाधा ना आए, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो। फिर तीसरी चीज़ है वोटर का पार्टिसिपेशन। कह रहा है कि स्टेगर्ड इलेक्शंस की वजह से वोटर्स फटीग हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट चैलेंज आ जाते हैं इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन, तो ये भी एक समस्या है। फिर पांचवी चीज़ है रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन कोर्ट्स। कह रहा साइमल्टेनियस इलेक्शन से नंबर ऑफ इलेक्शन रिलेटेड जो ऑफेंसेस वगैरह हो जाते हैं वो सब कम हो जाएंगे। तो कह रहा देखो वोटर्स को भी बार बार जाना नहीं है, सिग्निफिकेंट चैलेंज नहीं है, एक ही बार गए वो और सारे इलेक्शंस के दबा कर आ गए वोट, बार बार छुट्टियां करवाओ, बार बार जाओ। इस वजह से कई बार वोटर चला जाता है, भाग के घूमने घामने चला जाता है, तो वो इस सब चीज़ों को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। एंड नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बड़ा ज़रूरी मामला। यानी फ्रिक्वेंट इलेक्शन से क्या होता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी कि कास्ट और क्लास को बहुत यूज करके सोसाइटी में कोहेसिवनेस को तोड़ा जाता है, सोसाइटी के कोऑपरेशन को हटाया जाता है, सोसाइटी में टुगेदरनेस के भाव खत्म किए जाते हैं। क्योंकि भेदभाव आ गया ना, ये कास्ट के बेसिस पे वोट लिए जा रहे हैं, क्लास के बेसिस पे वोट लिए जा रहे हैं, रिलीजन के बेसिस पे लिए जा रहे हैं, कल्चर के बेसिस पे लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन एक ही बार हो जाएगा तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की समस्या भी खत्म होगी। लेकिन ये कह रहा है, ये तो चलो आपने पढ़ लिया कि इसकी इम्पोर्टेंस है, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होता है तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी आएंगे, गवर्नेंस सुधरेगा हमारा, वोटर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कोर्ट्स का बर्डन रिड्यूस होगा और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसी प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगी। अब ये कह रहा है कि इश्यूज क्या आते हैं, जब जब भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात आती है तो ऐसे कौन से क्राइसिस जन्म ले लेते हैं।
और कमिटीज की क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि देखो हमें दोनों ही पैरामीटर्स को समझना होगा कि बेनिफिट नीड तो चलो है ही, नीड के साथ साथ जब हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे तो उसमें चैलेंजेस क्या क्रिएट हो सकते हैं। कह रहा सबसे बड़ा क्राइसिस आएगा लीगल चैलेंज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू सिंक्रोनाइज द इलेक्शन। कह रहा देखो सबसे बड़ा जो हमें कानूनी तौर पे झेलना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज करना पड़ेगा सिंक्रोनाइज इलेक्शंस कराने के लिए। अब 2 स्टेप्स हैं इसको मैनेज करने के लिए, इस चैलेंज को रिकमेंडेशंस भी दी गई है ना, देखो आप करो, आप होल्ड करो साइमल्टेनियस इलेक्शंस, होल्ड करो लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब इसको अटेन करने के लिए आप क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर दो, अमेंड कर दो आर्टिकल 83 जो कि ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 172 जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से, और एक इंसर्ट कर दो आर्टिकल 82A ऑफ विल बी मेड। ये काम आपको करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट बिल लाने पड़ेंगे, किस किस आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल 83 जो कहता है ड्यूरेशन ऑफ योर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 172 जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, और एक आर्टिकल 82A इंसर्ट कर दो कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन जो जगह पर ऐसे ऐसे होंगे। अब फॉर दिस अमेंडमेंट रेटिफिकेशन बाय स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है आपको लेने की, क्योंकि ये प्रोविजंस में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो पेपर में यहीं से बनाया जाता है कि स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत कब पड़ती है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो फिर सेकेंडली यहाँ पर ये कह रहा है कि दूसरा काम आप क्या करो, विद इन द 100 days ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, सिंक्रोनाइज इलेक्शंस आपको, क्योंकि एमसीडी के भी कराना है, पंचायत के भी कराना है, इस पर्पस के लिए भी आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा। कह रहा आप क्या करो, सिंक्रोनाइज इलेक्शंस के लिए एक आर्टिकल 324A को इंसर्ट कर दो जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हो जाए। और सेकंड काम क्या करो, आर्टिकल 325 को डाल दो जिसमें कि सिंगल इलेक्टोरल रोल है, स्टेट सिंगल इलेक्टोरल फोटो वगैरह, इनेबल आईडी कार्ड ले आओ, वो डाल दो। इतना काम कर दो आप तो हो जाएगा काम। फिर सेकंड है इशू ऑफ हंग पार्लियामेंट ऑब्लिक असेंबली एंड प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। कह रहा देखो सेकंड प्रॉब्लम जो आपको आएगी लीगल चैलेंज के बाद, वो आएगी कि जहां जहां पर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कराना पड़ेगा आपको, है ना, कराना ही पड़ेगा भाई। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है कि सभी जगह पर अब एक साथ इलेक्शन होने जा रहे हैं। हो सकता है कई जगह पर अभी 2.5 साल पहले ही सरकार बनी और आपको हंग इलेक्शन असेंबली करानी पड़ रही हो, प्री मैच्योर इलेक्शंस कराने पड़ रहे हो। तो इन द इवेंट ऑफ हंग हाउस या नो कॉन्फिडेंस मोशन, कमेटी प्रपोजेस फ्रेश इलेक्शन फॉर द हाउस ऑफ द पीपल। अब मान लो किसी की अनएक्सपायर्ड टर्म है, प्रोसीड है ना, फुल टर्म होने से पहले, सिमिलरली फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली न्यू इलेक्शन शेल लास्ट अंटिल द, आपका जब तक नया हाउस ऑफ फुल पार्लियामेंट नहीं आता तब तक आपको करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बच्चे यहाँ पर भी लाना पड़ेगा, वही सेम आर्टिकल, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, आपको 172 इन दोनों आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। बात समझ गए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा तीसरा जो इशू आपके सामने आएगा जब आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने जाओगे, वो तीसरा क्राइसिस होगा ऑल्टरिंग स्टेट इलेक्शंस वुड वायलेट द राइट्स ऑफ द स्टेट। ये भी देखो, जब आप स्टेट की डेट्स को ऑल्टर करोगे, आप क्योंकि कह रहे हो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस भी साथ में होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जो स्टेट्स के राइट हैं वो वायलेट हो जाए। कह रहा कैसे, अब इसके लिए क्या करोगे, क्या रिकमेंडेशन है। तो कह रहा देखो जी, इसके लिए ना आर्टिकल 327 है जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो प्रोविजंस बनाए विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट एंड स्टेट इलेक्शंस। फिर कमेटी रिकमेंड करे कि नीड क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1958 को 51 को थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेकर आए, सेक्शन 14 15 ये सब नोटिफिकेशंस लेकर आए। फिर कह रहा नेक्स्ट काम करो, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कमेटी ने प्रपोज करा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक नोटिफिकेशन दिया ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर जनरल इलेक्शन। ये वाला काम करो। फिर एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बैठाओ ताकि वो पूरा एग्जीक्यूशन देख ले रिकमेंडेशंस का। और लास्ट काम आपका जो क्राइसिस आने वाला है वो लॉजिस्टिक्स मैन पावर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होंगी, वीवीपैट वाली मशीन भी आपको चाहिए होंगी। आप मुझे वीवीपैट का फुल फॉर्म बताओ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो पता होगा ना, वीवीपैट का फुल फॉर्म बताओ, चाहे लिखो कमेंट बॉक्स में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ऐसा प्लान करे जिससे लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट में दिक्कत ना आए, क्योंकि आपको ज़रूरत बहुत सारे लॉजिस्टिक्स की पड़ेगी उस समय। तो कमीशन के पास एडवांस में ही इक्विपमेंट हो, ईवीएम्स हो,
वीवीपैट हो, पोलिंग पर्सनल्स हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, ऐसे अरेंजमेंट उनको फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जरा सा इलेक्शन लोकसभा वगैरह के कराते हो उसमें कितनी ज़्यादा जान देनी पड़ती है, तो उस समय भी आपको काफ़ी जान लगानी पड़ेगी। तो कंक्लूडिंग में यहाँ पर ये कह रहा है, अगर आप हाई लेवल कमेटी को फॉर्मेशन में लाते हो तो इसमें सीरियस कंसिडरेशन ये रखना कि सिंक्रोनाइज इलेक्शंस तो कराने हैं, पर उसका ये भी ध्यान रखना उसके चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर लो, डायलॉग कर लो। बिना डायलॉग के आगे नहीं बढ़ना है। लीगल एक्सपर्ट से भी बात करो, स्टेट गवर्नमेंट से भी बातचीत करो, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी बुलाओ, क्योंकि आपको देखो चलना तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच से ही पड़ेगा। जब अभी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसपे हमें ना देखो चलना तो साथ में ही है ना। हम एक सेक्युलर कंट्री है, हम एक डाइवर्स नेचर की कंट्री है, हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच तो इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। बिना डायलॉग, बिना नेगोशिएशंस के हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक ऐसा ही मुद्दा है। समझ गए पहला टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू म्युनिसिपल इलेक्शंस। होपफुली गाइस आप समझ रहे होंगे सारे टॉपिक्स अच्छे से। ठीक है, अब म्युनिसिपल इलेक्शन जो है वो न्यूज़ में क्यों रहा, कहाँ पे हुए हैं म्युनिसिपल इलेक्शंस और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो क्योंकि देखो इलेक्शंस का पार्ट चल रहा है तो मैंने इसीलिए साथ में उठा लिए दोनों टॉपिक्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इनवैलिडेट करा है, एन्यूल द आउटकम ऑफ द मेयर इलेक्शंस हेल्ड फॉर चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर के जो इलेक्शन चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रहे थे उसके आउटकम को इनवैलिडेट कराया है, करार दिया है। क्यों दिया है समझते हैं। देखो म्युनिसिपल इलेक्शंस का मतलब है कि लोकल अर्बन अर्बन गवर्निंग बॉडीज के इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। दिल्ली में भी होते हैं, जगह जगह होते हैं। जहाँ पंचायत है, जहाँ गांव है, वहाँ पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। शहरों में, अर्बन एरियाज में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत उसको लीड किया जाता है। तो अर्बन लोकल बॉडी क्या है, कह रहा है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 3 अथॉरिटी है, इसकी काउंसिल है, स्टैंडिंग कमेटी है, कमिश्नर्स है। काउंसिल कंप्राइजिंग काउंसलर्स है, डिलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग है कॉर्पोरेशन की, हेड बाय मेयर है और डेप्यूटी मेयर इसको असिस्ट करता है। तो थ्रू द मेयर ऑर्नामेंटल फिगर है, रिकॉग्नाइज फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। स्टैंडिंग कमेटी क्रिएट टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ काउंसिल। म्युनिसिपल कमिश्नर है जिसका काम ही यही है, इम्प्लीमेंट कराना डिसीजंस को। तो इंडियन सिटीज में ये पूरा होता है, फॉलो होता है। और हम ना बेसिकली देखो वी आर फॉलोइंग द डीम मॉडल। इंडियन सिटीज में लार्जली जो कमिश्नर होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, मॉडल होता है, एज अपोज टू डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेयर। डी मॉडल, डी मॉडल में स्ट्रॉन्ग मेयर होता है। CAC में यानी कि कमिश्नर एज चीफ एग्जीक्यूटिव, ये वीक मेयर मॉडल होता है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव पावर सारी की सारी कमिश्नर के हाथ में होती है, मतलब IAS ऑफिसर के हाथ में होती है। हर स्टेट में, हमारी कंट्री में, लेजिस्लेटिव में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन म्यूनिसिपैलिटी में पूरा हमारा लिखा हुआ है, लाइक क्या फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा बता रखा है। म्यूनिसिपैलिटी में स्टेट में बैठा है उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रिसोर्स सारा कुछ बता रखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल 243R नहीं भूलना है, बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 243R कहता क्या है, उसके अंदर ना म्यूनिसिपैलिटी में कौन कौन लोग बैठेंगे और इलेक्शन किस तरह से होगा उसके बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, यानी जितनी भी सीट्स म्यूनिसिपैलिटी की हैं वो फाइल्ड बाय पर्सन चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से म्यूनिसिपल एरिया में डायरेक्ट इलेक्शन के तहत लोग बैठाए जाएंगे। इस पर्पस के लिए म्यूनिसिपल एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जाता है। आपने सुना होगा वार्ड में बांटा होगा, अब समझ लो आज ये बात भी। क्या करा जाता है, म्यूनिसिपैलिटी की सीट्स को फिल करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी म्यूनिसिपल एरिया में। इस पर्पस के लिए हर म्यूनिसिपल एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जाता है जिसको हम वार्ड कहते हैं। फिर सीट्स को रिजर्व किया जाता है, उसका आर्टिकल 243T है। सीट्स को रिजर्व किया जाता है वीकर सेक्शन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, वुमेन के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, दूसरे जो ग्रुप है रिजर्व कैटेगरी के उनके लिए। फिर ड्यूरेशन के लिए 243U है। अब देखो ये आर्टिकल्स मत भूलना। जितने भी बच्चे पीसीएस के एग्जाम देने जाते हैं या आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हो, तैयार रहो, ऐसे आर्टिकल जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहे हैं वही आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे और उनमें आपकी मास्टरी। अब देखो इलेक्शन इस टाइम पे, इलेक्शंस के जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि वो पेपर में आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाएगा पार्ट।
तो जो 243U है ड्यूरेशन में, वो कह रहा है कि ये इलेक्शंस का कब तक का है, टेन्योर क्या है म्युनिसिपल इलेक्शंस का, 5 साल। फर्स्ट मीटिंग में से लेकर जब तक अपॉइंट हुए वो 5 साल के लिए। तो इलेक्शंस म्यूनिसिपैलिटी का रिक्वायर टू बी कंप्लीटेड बिफोर द जब एक्सपायर हो उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। म्यूनिसिपल अगर डिसॉल्व हो गई है तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, तो फिर इलेक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूटेड, न्यू म्यूनिसिपैलिटी आती है और उसको फिर विद इन 6 मंथ उसको फटाफट कंप्लीट करके डिसोल्यूशन करा के दूसरी म्यूनिसिपैलिटी आ जाती है। अब देखो 3 कैटेगरी है अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन वगैरह जो होते हैं। यानी देखो एक नगर पंचायत होती है, एरिया जो कि ट्रांजिट फ्रॉम रूरल टू एन अर्बन एरिया, उस ट्रांजिशन वाले एरिया को नगर पंचायत कहते हैं। एक म्युनिसिपल काउंसिल होती है जहाँ स्मॉलर अर्बन एरिया है। एक एमसीडी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लार्ज अर्बन एरिया के लिए होती है। ध्यान रखना 3 कैटेगरी में अर्बन लोकल बॉडी डिवाइडेड है। अब ये भी ध्यान रखो स्टेट इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है, आर्टिकल 243ZA, बिल्कुल नहीं भूलना है। आर्टिकल्स को तो घोल के पी जाओ आप। स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 243ZA। म्यूनिसिपैलिटी के जितने भी इलेक्शंस में सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, इलेक्टोरल रोल, ये सारा का सारा ये लोग देखते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब नीट क्या है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल इलेक्शंस में फेयरली और टाइमली इलेक्शंस की जरूरत पता है क्या है, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। यानी कि जो आपका क्रिटिकल क्यों होते हैं ये फर्स्ट माइल, इलेक्टेड सिटीजन वहीं पर मौजूद है। कह रहा 87,000 से प्लस काउंसलर्स हैं, 47 प्लस आपके 4700 प्लस सिटीज हैं, 4300 सिटीजन हर वार्ड में रहते हैं। ग्रास रूट लेवल के इश्यूज को टैकल करने की जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। टाइमली इलेक्शंस होंगे तो जो 21st सेंचुरी के इश्यूज हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रायोरिटी रिलेटेड, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर हो, प्राइमरी हेल्थ केयर हो, कैसे सॉल्व होगा, कह रहा लोकल इलेक्शन लेने पर होगा। फंड का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, तो करो ना, कह रहा 15th आपको यहाँ पर बताया गया था फाइनेंस कमीशन द्वारा कि भाई इसको करना ही करना है। 26,000 करोड़ रुपए म्यूनिसिपैलिटी के लिए हेल्थ केयर के लिए दिए हैं। कह रहा तो फंड्स कैसे यूटिलाइज होंगे जब इलेक्शन ही नहीं होगा टाइमली पूरा, तो फिर फंडिंग कैसे आप लगाओगे, इसके इस सेक्टर में कौन सा कितना फंडिंग करनी है। तो ये सारी बड़ी जरूरत है, ये दिस इज द एक्चुअल नीड फॉर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन बड़े फेयरली और बड़े टाइमली हो। फिर ये कह रहे हैं कि क्या ऐसी समस्या क्या है कि म्यूनिसिपल इलेक्शंस में चैलेंजेस क्या होते हैं। कह रहे देखो सबसे बड़ा चैलेंज जानते हो क्या है, अनटाइमली इलेक्शंस। अनटाइमली इलेक्शंस का मतलब है कि डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन रही है 2022 के एक केस था सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि क्या बात है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, बोला इनको साफ तौर पे बोला गया था कि टाइमली इलेक्शंस कराया करो। उस केस में है, केस याद रखना, सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का 2022 का केस था ये। 1500 म्यूनिसिपैलिटी के पास कोई इलेक्टेड काउंसिल नहीं थी, डिले था काउंसिल फॉर्मेशन में। कह रहा फॉर इवन आफ्टर इलेक्शंस काउंसिल्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, इलेक्शंस ऑफ मेयर, डेप्यूटी कमिश्नर, ये सब के बहुत डिले होते जा रहे थे, मेयर्स वेयर्स के इलेक्शन। कह रहा कर्नाटका में आपको सुन के हैरानी हो जाएगी, 12 से 24 महीनों का डिले था इलेक्टेड काउंसिल की फॉर्मेशन में, जब तक इलेक्शन रिजल्ट जबकि आ भी चुके थे तब ये हाल था। फिर डीलिमिटेशन रिजर्वेशन, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम डीलिमिटेशन प्रोसेस इतना डिले हो जाता है कि वार्ड का नहीं पता, रिजर्वेशन सीट्स का कुछ पता ही नहीं चल रहा। और देखो 3 स्टेट है ऐसे, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, एम्पावर्ड है, डीलिमिट वार्ड्स अच्छी तरह इनके बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखो कई स्टेट्स में इतनी दिक्कत आती है, डीलिमिटेशन प्रोसेस ही पूरा कंप्लीट नहीं होता। फिर इनकंसिस्टेंट मेयरल टर्म, जो मेयर का टर्म है बड़ा इनकंसिस्टेंट है। कह रहा है इंडिया में 17% सिटीज ऐसी हैं जिसमें 5 ऑफ द 8 लार्जेस्ट वंस है मेयरल टर्म्स लेस देन 5 ईयर्स। कह रहा तो जो टर्म्स है ना मेयर की, डेप्यूटी मेयर की, स्टैंडिंग कमेटी की, 5 साल से भी कम है, जिससे फ्रिक्वेंट इलेक्शंस कराने पड़ते हैं। अब मेयर चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, वो पूरा आपका देखो पूरे राज्य में वो प्रभाव करता है, पूरे स्टेट में उसका वही अफेक्ट करता है वो। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी पावर बड़ी कम है। कह रहा कैसे, कह रहा वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती है, बाउंड्रीज डिलिमिट करने में, नोटिफाई करने में कि रिजर्व कैटेगरी में वुमेन कितनी आएंगी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी कैसे आएंगी। फिर वोटर की अपैथी, यानी वोटर टर्नआउट बड़ा खराब है। कह रहा म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए वोटर जाता ही नहीं है वोट देने। कह रहा 2020 के असेंबली इलेक्शन थे दिल्ली के, 62.59% खाली आए
और देखो ये तो इसके लिए है, और 11.585% खाली लोकल इलेक्शंस के अंदर आए, वोट ही नहीं देने आते लोग। यार देखो ये भी कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वोटर भी साथ नहीं दे रहा, वोटर का इतना मतलब उनका रहता ही नहीं कुछ कि ठीक है इससे अच्छा थोड़ा घूम के आ जाता है, उनको ये लगता है। तो ये भी देखो एक वो है, कोई इमोशनल फीलिंग्स है ही नहीं, पैथी का मतलब ये है ना कि फीलिंग्स ही नहीं, जबकि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूनिसिपल इलेक्शंस। फिर ये कह रहा है कि ऐसी समस्याओं में करोगे क्या। देखो सबसे पहले काम क्या करो, क्योंकि हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है, तो हम उसकी पावर को स्ट्रेंथन करें और एंटायर इलेक्शन प्रोसेस को इतना सिग्निफिकेंट बनाएं कि वो टाइमली हो जाए। क्योंकि ये देखो अगर आप उसकी पावर, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन अच्छे से उसकी पावर स्ट्रेंथन हो जाएगी तो इलेक्शन भी टाइमली होंगे, फ्री होंगे और फेयर होंगे। और पूरा इसमें एसईसी में इन्वॉल्व करो आप, इलेक्शन ऑफ मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी सब बैठाओ। और पावर ऑफ डिलिमिटेशन यानी मस्ट बी वेस्टेड विद, ये पावर स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ही होनी चाहिए हर स्टेट की, कि उनको कितना डिलिमिटेशन करना है, कहाँ पे कितनी रिजर्व करनी है सीट, वो सारा इनके पास होना चाहिए। फिर सिंगल इलेक्टोरल रोल, यानी 3 टीयर्स हैं हाई लेवल कमेटी के द्वारा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराओ, ताकि इनकी ना डिपेंडेंसी और डुप्लीकेशन रिडेंडेंसी की सब खत्म हो मल्टीपल एजेंसीज के तहत। कह रहा है एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाओ और साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराओ, तीनों के छुट्टी, ज्यादा घंटों में पढ़ना ही नहीं है। ऐसा बोमैया की जजमेंट गाइस हम कल करेंगे, आज इलेक्शंस को अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे।